एंड आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ 650 रही थी, तो क्या लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका गुरु कृपा आने के बाद में, और आपने बीकानेर से आपका सीकर आना कैसे हुआ, और सीकर में सिर्फ गुरु कृपा में कैसे? क्लासरूम में एक स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपने फ्रेशर्स में की होंगी? कोचिंग की क्लासेस के अंदर मोस्टली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाता है, फॉर्मूलाज वगैरह बताए जाते हैं, क्या एनसीईआरटी पे भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता है? आप बाकी नीट एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे, किस तरह से इंस्पायर करना चाहोगे कि उनको अपनी नीट की जर्नी के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है? नमस्कार, गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं विभा चौधरी। इस वक्त मेरे साथ जीसीआई के एक और होनहार मौजूद हैं जिनका नाम है रविराज बिश्नोई, जो बीकानेर से हैं और इन्होंने नीट 2025 के अंदर 2171वीं रैंक प्राप्त की है। तो इनसे जानेंगे इनकी नीट की जर्नी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। क्या माहौल था जिस दिन नीट का रिजल्ट आया था? शाम को रिजल्ट आने वाला था, सुबह रिजल्ट आ गया था, तो किसने सबसे पहले रिजल्ट देखा और फिर घर में क्या माहौल रहा, कैसे कैसे रिश्तेदारों के कॉल आए, वो पूरी स्टोरी मुझे आपकी जाननी है। उस टाइम मैं और मम्मी तो ननिहाल में थे और पापा और दीदी वापस सीकर आ गए थे। तो सुबह सुबह 10-11 बजे के आसपास फाइनल आंसर की आई होगी, तो उसमें मेरे +5 नंबर ऐड हो गए। तो पहले तो उसकी खुशी थी कि मम्मी को उसकी बहुत ज़्यादा खुशी थी कि इसके 585 से 590 हो गए और फाइनल आंसर की आने वाली है। तो फिर स्टेटस तो हमने देखा था कि जीसीआई में रैंक 1 आ गई, AIR फर्स्ट। फिर हमने भी स्टार्ट किया कि हम रिजल्ट देखें, लेकिन उस टाइम साइट क्रैश हो गई थी एकदम बिल्कुल। तो फिर लगभग 1-1:30 बजे के आसपास दीदी का फ़ोन आया। उसने बोला कि तेरी AIR 2171 आई है और तेरे 590 नंबर आए हैं। तो फिर उसने कॉन्ग्रेचुलेसन बोला। फिर पापा ने फ़ोन ले लिया, फिर उन्होंने बोला। तब तक फिर मम्मी पूछ रही है कि बता तो क्या हुआ, कितने आए। तो फिर उनका फ़ोन काट के मम्मी को बताया। फिर मामा मामी नानी को फ़ोन किया, दूसरे मामा को फ़ोन किया। तब सारों का फ़ोन आने लगा। वो बोल रहे थे कि हमको तो रिजल्ट की फ़ोटो भेजते हैं, हमको कैसे पता कि तेरा हो गया। बिलीव नहीं हो रहा था, शौक में थे लगभग सब कि इसका कैसे हो गया। ये तो वो था कि वहाँ जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, नहीं होगा तो वापस आ जाएगा, कोई दूसरा काम हो जाएगा। लेकिन था कि हमारा हो गया। एंड आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ 650 रही थी, तो क्या लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? एग्ज़ाम हॉल से बाहर आके जब मम्मी और मैं गए थे पेपर देने, तब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए तब मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे तो पेपर अच्छा नहीं हुआ। तब मम्मी को भी लगा था कि नहीं होगा। दोनों घर गए और बैठे, एग्ज़ाम वहाँ में फंस गए तो घर में भी लेट हो गई जाने। तो फिर वहाँ जाके बैठा, रात को वीडियो आई कि पेपर हार्ड था, नहीं था, पेपर हार्ड था। फिर सुबह जब कोचिंग आए, सुष्मिता मैम को फ़ोन किया, पापा भी जाके, तब उन्होंने बोला कि हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। तो शांति तो थी, लेकिन फिर भी कैसे आ जाए। वापस 5-6 दिन तक खोजबीन जारी रही कि होगा नहीं होगा, लेकिन फिर था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तब उसकी खुशी तो थी कि हाँ हो तो जाएगा। तो जब नीट का पेपर था, एग्जाम हॉल में गए और नीट का पेपर हाथ में आया, तो उसको देखकर आपका क्या रिएक्शन था? पहली बार पेपर दे रहे थे तो थोड़ा तो नर्वस थे ही। जब जाकर बैठे तो सबसे पहले फिजिक्स की, क्योंकि बायो से ज़्यादा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी। तो पहला क्वेश्चन ही आया तो उसमें थ्योरी का था, तो उसमें थोड़ा मोरल डाउन हुआ। तो फिर आगे गई, लेकिन आधा पौन घंटे में मेरे सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन भी मुश्किल से हो पाए फिजिक्स के। तो फिर मैंने फिजिक्स को पीछे से शुरू किया, फिर भी वो क्वेश्चन हो नहीं रहे, तो मैंने फिजिक्स को ड्रॉप कर दिया वहीं पे। फिर मैं केमिस्ट्री में चला गया। तो केमिस्ट्री में 10-15 क्वेश्चन किया। तब तक वो था कि तूफान आ गया, लाइट वाइट सब चली गई, तो उसमें भी कुछ दिख नहीं रहा था। तो फिर मैं बायो में चला गया, बायो के क्वेश्चन किए। तब जब तक मेरी पूरी बायो हुई तब तक मेरे पास लास्ट में 1 घंटा ही बच रहा था और मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी पड़ी थी। तो फिर वो था कि होगा नहीं होगा, इधर उधर थोड़ा रेस्ट किया। पानी की पूरी बोतल एक पी ली, 1 लीटर वाली थी, पूरी पी के रखी। फिर था कि हाँ अब वापस करते हैं, ढूंढ के करते हैं क्वेश्चन। फिर ढूंढ के क्वेश्चन किए ना, तब जाके था कि हाँ ओमार तो पूरी भरी। लेकिन फिर भी मेरे 15 क्वेश्चन ऐसे थे कि उनको टच भी नहीं किया, वो पूरे बैग की बैग रहे, उनको तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तब जाकर इतना हुआ। तो आपका सिलेक्शन रिपीटर बैच में हुआ है, फ्रेशर बैच भी आप गुरु कृपा में थे। हाँ। तो उस दौरान आपने नीट का पेपर नहीं दिया? उस टाइम मेरी एज नहीं हुई थी। ठीक है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका गुरु कृपा आने के बाद में, और आपने बीकानेर से आपका सीकर आना कैसे हुआ, और सीकर में सिर्फ गुरु कृपा में कैसे? बीकानेर में तो हम रहते ही थे उसके पास में, तब उधर का तो स्टडी माहौल हमें पता ही था। तो वो बोला कि अगर बाहर जाना ही है तो थोड़ा सीकर ही चले जाते हैं, बीकानेर सीकर में कोई इतना डिफरेंस तो रहा नहीं अगर बाहर जाना है तो। फिर सीकर आए ना, तो फिर पापा के जान पहचान में एक अंकल थे, तो उन्होंने बोला था कि जीसीआई ठीक है। तो हम आने जैसे ही सीकर आए तब जीसीआई में गए और उधर जाते ही वहाँ एडमिशन भी ले लिया, कुछ सोचा भी नहीं। वो होता है ना कि
जहाँ जाना होता है वहाँ अपने आप पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही पहुँचे तो हमने एडमिशन ले लिया। उस टाइम दीदी आई नहीं थी तो फिर उसका एडमिशन कराया, फिर फ्रेशर में गए तो फिर माहौल बहुत अच्छा लगा हमें। तो आप और आपकी दीदी साथ में ही आप दोनों ने गुरुकृपा में हाँ, एडमिशन लिया। साथ में। तो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आप सीकर आए थे? जब 10th में थे तो दीदी बोल रही थी वो डॉक्टर बनेगी, तो उसके पीछे वो था कि ना ये बनेगी तो हम भी डॉक्टर बनेंगे। तो फिर 11th-12th करके वो था कि हाँ हमें भी बाहर जाना है डॉक्टर बनने के लिए। तो फिर सीकर में आए, गुरु कृपा में आए। तो वो एक तो गुरु कृपा की वो टेस्ट सीरीज बहुत यूनिक थी। खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप टेस्ट लग जाते हैं। जैसे ही बैकलॉग हुआ उस बैकलॉग का ही टेस्ट आएगा। बुढ़ाने सर को सब कुछ पता होता है कि किसका बैकलॉग क्या है, किसका बैकलॉग क्या है। तो अकॉर्डिंग टू उसके टेस्ट होते रहते हैं। तो फिर ठीक था कि अपने आप चलते गए तो सब कुछ सही हो ही गया। 12th तक आपने स्कूलिंग की है, उसके बाद में आपका कोचिंग में आना हुआ, तो आपको कौन कौन सी चीजें फेस करनी पड़ी, क्या क्या बदलाव अपने आप में करने पड़े? कोचिंग में जब आए तो तब एक बार के लिए तो सब कुछ नया नया था कि फिजिक्स भी नहीं थी, क्योंकि एक हम 12th स्कूलिंग की फिजिक्स पढ़ते हैं जहाँ पर सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है और एक इधर आगे न्यूमेरिकल भी आते हैं। शुरू में तो सब सब्जेक्ट के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन फिर फ्रेशर में ही वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक अलग सा ही हो गया कि ये अच्छी है। बायो को उस टाइम भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसमें रट्टा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और उतना होता नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा अगर हम समझ ले तो वो अगर एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो फिर वो बन गया, उसको याद नहीं करना पड़ता। तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग से लगाव हो गया, तो फिर फ्रेशर से वो चलती ही गई। लेकिन बायो में थोड़ा दिक्कत आई थी, मेरे को दोनों साल दिक्कत आ रही थी। फिर उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया आपने? मेरे को लाइन टू लाइन कभी याद नहीं हुई। मैंने सारी बायो को एकदम समझ के रखा था। पेपर में गया ना नीट के, तब भी ये था कि अगर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आई तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर समझने वाली चीज़ आई तो मैं सारा पेपर करके आऊँगा। इसीलिए बायो में मेरा ज़्यादा स्कोर रहा। तो आप क्या पेपर एनालिसिस भी करते थे पेपर देने के बाद में? हाँ, जब पेपर दे के आते थे तो पूरा पेपर वो देखते थे कि जो क्वेश्चन अच्छे हैं ना उनको एकदम पेपर से हटा के, और जहाँ नोटबुक में वो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक में वो चिपका लेते थे। जो क्वेश्चन अच्छे होते वो भी, अगर वो सही हो गया लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन अच्छा है तो उसको भी चिपका लेते, ताकि फिर वो बार बार सामने आएगा ना तो उसमें कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्योंकि वो भूलने वाली चीज़ें होती है, जल्दी भूल जाते हैं। तब पूरा एनालिसिस करके एक दो क्वेश्चन होते थे जो नहीं होते थे वो हम सर से डिस्कस कर लेते। तो पेपर एनालिसिस के दौरान आपको अपनी कुछ मिस्टेक्स भी पता चली? हाँ, उसमें जो पूछा है उससे उल्टा बता देना, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ना, यूनिट का ध्यान नहीं रखना, वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी। तो उनको हर दिन नोट कर लेते कि इस वाले पेपर में ये नहीं करके आनी, तो पेपर से एक दिन पहले वो नोटबुक देखते तो वो होता कि हाँ ये नहीं करके आनी, तो कोई दूसरी मिल जाती तो फिर उसको भी नोट कर लेते। तो ऐसे धीरे धीरे सारी कमियां दूर की। अच्छा, तो मिस्टेक्स के लिए आपने अपनी अलग कॉपी बनाई थी, ठीक है। फिर आप नोट्स कैसे बनाते थे? नोट्स जैसे क्लासरूम में चलते उस टाइम इन सारे नोट्स एकदम प्रॉपर नोट्स बनाए थे मैंने दोनों साल। तब नोट्स एकदम अच्छे बनाए हुए थे मेरे, अकॉर्डिंग टू क्लासरूम, जैसे सर पढ़ाते वैसा पूरा। कई लैंग्वेज ऐसी आती थी जो हमने खुद समझ नहीं आती, सर तो लिखा देते लेकिन वो था कि इसमें हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेते, चाहे वो थोड़ी मारवाड़ी हो थोड़ी हिंदी हो, वैसे लिख लेते। थोड़ा जोक भी लिख लेते पास में, ताकि अगर ये चीज़ आए तो इससे याद आ जाती कि हाँ क्लास में ये बोला था सर ने। क्लासरूम में एक स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपने फ्रेशर्स में की होंगी? फ्रेशर में जब टीचर पढ़ाते थे तो हम इतना गौर नहीं करते, हम कहते कि घर जाके पढ़ लेंगे। लेकिन रिपीटर में आया तब समझ में आया कि अगर घर जाकर ही पढ़ना होता तो बाहर से दुकानों में नोट्स मिलते हैं वो लेकर भी घर बैठ जाते, उससे तो कुछ होना नहीं है। तो फिर जब क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ना तब पूरा फोकस टीचर पे रखो। अगर टीचर कोई क्वेश्चन देता है कि ये तुम करो, तो वैसे नहीं कि टीचर खुद तो कराएगा, अरे टीचर तो सारी चीज़ें कराते हैं, लेकिन वो होता है कि एक बार अगर हम खुद उसको कर लेना तो फिर घर पे जाके इतना लोड नहीं आता। वो होता है कि ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी कर लिया, अब इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, तो फिर एक बार उसको रिवाइज करना होता है, तो फिर घर में इतना जोर नहीं आता पढ़ने में। तब क्लासरूम में पूरा फोकस ये नहीं होता कि टीचर पढ़ा रहा है पास वाले से बात कर लो, इधर क्या चल रहा है इधर क्या चल रहा है, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। रिवीजन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रिवीजन के दौरान जो है हमें ये पता होता है कि ये चीज़ हमें आती है तो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आ रही है। बिल्कुल। हम ये होते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं आ रही तो हम उसको पढ़ते ही नहीं कि ये तो आ नहीं रही तभी तो उसको पढ़ना है ताकि इसमें और ज़्यादा परफेक्ट हो जाए हम। लेकिन आधे स्टूडेंट तो वो करते हैं कि ये चीज़ हमें आ रही है तो उसमें जाएंगे, जो नहीं आ रही उसको एकदम साइड में कर देते हैं। अगर उसको रिवीजन में ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। DTS इसीलिए तो होते हैं। बिल्कुल। तो आप जब अपना रिवीजन करते थे और जो चीज़ें नहीं आ रही होती थी तो फिर आप उस चीज़ को कैसे समझते थे? क्या कभी डाउट काउंटर्स पे जाते थे, अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेते थे, किस तरह से मैनेज करते थे? पहले तो वो होता था कि उसमें जितना टाइम देना चाहिए उससे डबल टाइम देता था मैं, ताकि वो चीज़ ज़्यादा समझ में आए। अगर फिर भी नहीं आती
तो कभी टीचर के पास चले जाते, कभी फ्रेंड से हेल्प ले लेते, उसको टीचर को ये बता देते कि सर ये आ ही नहीं रही, तो पहली बात ये होती आ क्यों नहीं रही, आएगी तो सही, इसलिए तो दी है। तो फिर टीचर बताते कि इसको ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। कभी कभी पढ़ने का तरीका भी गलत होता है हमारा, सब चीज़ को ये होता है कि इसको भी हम रट ले, इसको भी हम रट ले, लेकिन एक चीज़ अगर समझ में आ गई ना तो फिर कॉन्सेप्ट बनने के बाद में उसको कभी नहीं भूलते हम, मेमोराइज हो जाता है वो सारा। तो रटाफिकेशन को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ध्यान देना चाहिए। बायो में भी मैंने कॉन्सेप्ट ही बनाई, रटाफिकेशन उसमें बिल्कुल नहीं था। कोचिंग की क्लासेस के अंदर मोस्टली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाता है, फॉर्मूलाज वगैरह बताए जाते हैं, क्या एनसीईआरटी पे भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता है? हाँ, जीसीआई में तो ये पूरा है कि अगर एनसीईआरटी में कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो उसको क्लासरूम में ही लिखा दिया जाता है। और वैसे हमें एक्स्ट्रा पैकेज में समर्थ मिलती है तो उसमें सारी एनसीईआरटी समर्थ में ही होती है। पहले ये भी था कि फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो फिर जैसे ही बुढ़ाने सर ने समर्थ लॉन्च की तो सारा समस्या का समाधान हो ही गया। अब समर्थ लेके बैठ जाते, उसमें जो मेन पॉइंट है वो सारे आगे समरी में दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी भी हो गई हमारी साथ साथ में। समर्थ कर ली इसका मतलब एनसीईआरटी कर ली। मुझे आप ये बताइए कि अगर आपके ही गांव का कोई बच्चा आपके पास आता है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या मुझे करना है, क्या नीट होती है, तो आप उसको करियर के लिए कैसे गाइड करेंगे? वही है कि जब आए थे तब हमें भी नहीं पता था कि हमें कैसे डॉक्टर बनना है, क्या करना है। वो था कि बस डॉक्टर बनना है, पता भी नहीं था कि नीट में आता क्या है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, वो भी यहाँ आने के बाद में पता चला। लेकिन वो था कि जब जीसीआई में आए तो फिर अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। वो भी नहीं था कि हम बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, आई एम एवरेज स्कोरर, ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं आता था। लेकिन वो था कि जैसे जैसे कोचिंग ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, उन्होंने बोला ये करो तो हम वो करते गए। इस दिन कभी भी एक भी टेस्ट मिस नहीं करना, तो एक भी टेस्ट हमने मिस नहीं किया। हम जैसे जैसे कोचिंग बताए गए वैसे चलते गए और एक दिन आज हम डॉक्टर बन के आ गए। तो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया, जैसे कोचिंग बताते हैं मॉड्यूल सॉल्व करना, समझ सॉल्व करनी, नोट्स रिवाइज करने, बस इतना ही किया हमने खुद ने। ठीक है, तो आप उसको क्या गाइड करेंगे कि कोचिंग के दिखाए हुए रास्ते पे चलते जाओ और आप डॉक्टर अपने आप बन जाएंगे। बस हमें खुद से सिर्फ मेहनत करनी होती है, वो हमारे हाथ में, और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। कोचिंग वाले मेहनत करने के लिए वो नहीं होता कि कोचिंग वाले कहीं अपने आप मेहनत करा लेंगे, वो हमें खुद करनी पड़ेगी और सब कोचिंग वाले अपने आप कर देंगे। आप बाकी नीट एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे, किस तरह से इंस्पायर करना चाहोगे कि उनको अपनी नीट की जर्नी के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है? वो होता है कि जब हम कोचिंग में आते हैं और पेपर देते हैं तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हम किस तरह की गलतियां कर रहे हैं और हमें उनको कैसे सुधारना है। तो वो तो हमारे खुद के हाथ में है कि हम उनको, वो भी नहीं होता कि हम एक दिन में ही सारी गलतियां खत्म कर दें। धीरे धीरे सारी गलतियां अपने आप खत्म हो जाएगी, बस हमें उन पर काम करना होता है। और जैसे कोचिंग बता रही है वैसे चलते जाओ, सब कुछ सही होगा, कुछ गलत नहीं होता। और सपना अगर खुद का है तो मेहनत खुद को करनी ही पड़ेगी।